हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। बच्चों, हम लोग मैक्स वेबर का एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे, तो आज थर्ड पार्ट है, ठीक है। और बाकी इस वीडियो की डिटेल्स, डिस्क्रिप्शंस वगैरह बाकी के वीडियोस में देख लीजिएगा, ठीक है। बार बार रिपीट नहीं करूँगी, हम दोनों का टाइम वेस्ट होगा। तो चलिए हम लोग मैक्स वेबर के आगे के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और हाँ बच्चों, इस जो भी वीडियोस होते हैं सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लिया करिए, उसमें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट लिंक्स होते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेबर ने सामाजिक क्रिया के कितने प्रकार बताए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन हैव बीन गिवन बाय वेबर। ठीक है, सोशल एक्शन की बात हो रही है। डिटेल्ड वीडियो अवेलेबल है। आंसर है आपका थर्ड, यानी कि 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है। 4 प्रकार होते हैं सामाजिक क्रिया के, और इन्होंने अथॉरिटी भी बताया है, ठीक है। सत्ता के 3 प्रकार बताए हैं, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ अथॉरिटीज़ बताई हैं, और सोशल एक्शन 4 बताए हैं, ठीक है। याद रखिएगा। परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए किसी विद्यार्थी द्वारा की जाने वाली क्रिया किस सामाजिक क्रिया के प्रकार में आएगी। मतलब अगर कोई स्टूडेंट है तो वो अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहता है, तो उसके लिए वो जो भी काम करता है वो किस टाइप का सोशल एक्शन होगा। अगर आपको मार्क्स लाने हैं तो आपको कैसा काम करना पड़ेगा। लॉजिकल एक्शन करोगे, या भावनात्मक, या मूल्यों पर आधारित, या परंपरात्मक। बता सकते हो आराम से। विच टाइप ऑफ सोशल एक्शन विल बी टेकन बाय अ स्टूडेंट टू गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। रैशनल एक्शन, इवेलुएटिव एक्शन, एफेक्चुअल एक्शन, या ट्रेडिशनल एक्शन। बहुत इजी है। अच्छे मार्क्स लाने हैं तो भावनाओं में जाओगे नहीं, मूल्य से कोई मतलब नहीं है, परंपरा से भी कोई मतलब नहीं है। तार्किक क्रिया करनी पड़ेगी आपको, लॉजिकल या रैशनल एक्शन करना पड़ेगा। और आप लोग याद रखिएगा कि जो आप लोग रैशनल एक्शन करते हो, ठीक है, तो ये जो रैशनैलिटी होती है यानी कि तार्किकता होती है, इसके लिए इंग्लिश में मैक्स वेबर ने रैशनैलिटी शब्द इस्तेमाल किया है, और आपके एक विल्फ्रेडो परेटो हैं, उन्होंने लॉजिकल वर्ड यूज़ किया है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ आप लोग गेस कर सकते हो, कभी कुछ आता है क्वेश्चन तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भय, क्रोध, घृणा, प्रेम, सहानुभूति तथा त्याग से प्रेरित होकर कौन सी क्रिया की जाती है। इंग्लिश में बोल देती हूँ। इफ़ एनी एक्शन इज इंस्पायर्ड बाय फियर, एंगर, हेट्रेड, लव, सिंपैथी एंड सेक्रीफाइस, देन विच काइंड ऑफ एक्शन इट विल बी। तो रैशनल एक्शन होगा, इवेलुएटिव, एफेक्चुअल, या ट्रेडिशनल। सोशल एक्शन वाला वीडियो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। ये जो आपका फियर, एंगर, हेट्रेड, लव, सिंपैथी, ये सब क्या है, आपके भावनाएं हैं ना, ठीक है। कोई मूल्य तो है नहीं, भावनाएं हैं, तो सेकंड आंसर होगा आपका, ठीक है। तो जब आप लोग कोई भी भावना से प्रभावित होकर के एक्शन करते हो तो वो आपका अफेक्चुअल एक्शन होता है, ठीक है। अफेक्चुअल आंसर होगा इसका, याद रखिएगा। और हिंदी में भावनात्मक क्रिया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिन क्रियाओं को करने में लक्ष्य और साधनों का निर्धारण प्रथाओं, लोकाचारों, उत्सवों के आधार पर होता है, उसे क्या कहा जाता है। देखो क्वेश्चन एक बार इंग्लिश में पढ़ देती हूँ इसी को। द एक्टिविटीज इन विच the goals and means are determined on the basis of customs, ethos, festivals, then what action it will be। कौन सा एक्शन होगा। अगर ये सब मैंने ट्रांसलेट किया है तो थोड़ा बहुत अजीब सी इंग्लिश आ जाती है कभी कभी, बट आप लोग क्वेश्चन समझ जाया करो, ठीक है। कोई भी एक्शन है, अगर वो उसका जो गोल और मीन्स है, जो भी गोल्स हैं उसके और जो भी मीन्स है, वो किससे डिटरमाइन होते हैं, किस बेस पर। कस्टम्स, इथॉस, फेस्टिवल्स, इन सब बेस पे होते हैं, तो वो कौन सा एक्शन कहलाएगा। अब देखो, जो भी आपके त्यौहार होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, प्रथाएं होती हैं, ये सब क्या होता है, इन सब में हमारे सोशल वैल्यूज़ इंक्लूडेड होते हैं, हमारे सामाजिक मूल्यों का इसमें समावेश होता है, इंक्लूज़न होता है। तो इस टाइप के जो एक्शन होंगे उसमें कोई भी रैशनैलिटी नहीं होगी, ठीक है। आपका इसमें डायरेक्ट भावनाएं भी नहीं लग रही कि आप भावनाओं से प्रभावित होकर के कर रहे हो कोई एक्शन, तो एफेक्चुअल एक्शन भी नहीं होगा, ठीक है। मूल्य पर आधारित क्रिया या इवैल्यूएटिव एक्शन भी नहीं होगा,
क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, प्रथा, लोकाचार, उत्सव, ये सब चीज़ें, इन सब में मूल्य जुड़े हुए होते हैं, लेकिन मूल्य अब आगे बढ़ चुके हैं, अब वो प्रथा का रूप ले चुके हैं। तो यानी कि ये परंपरागत क्रिया होगी। जो लोकाचार बन गए हैं ना, इनको हम मूल्य तो कह नहीं रहे हैं, यहाँ पे मूल्य शब्द तो आया नहीं है किसी भी टाइप का। ये डायरेक्ट कोई क्वालिटी वाली बात तो आई नहीं है कि सच बोलना या झूठ नहीं बोलना, इस बड़ों का आदर करना, इस तरीके के मूल्यों की बात डायरेक्टली तो हो नहीं रही है। छोटे छोटे ये सब मूल्य से आगे बढ़ चुके हैं, उत्सव वगैरह, है ना। तो इसमें आपका जो एक्शन होगा वो ट्रेडिशनल एक्शन होगा। ठीक है, इसका आंसर कौन सा होगा? ट्रेडिशनल एक्शन। लास्ट, द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेबर के अनुसार आधुनिक युग में किस प्रकार की क्रियाएं अधिक महत्वपूर्ण होती हैं? अकॉर्डिंग टू वेबर, विच टाइप ऑफ एक्शन इज मोर इम्पॉर्टेंट इन मॉडर्न एज? ठीक है, तार्किक क्रिया, भावनात्मक क्रिया, मूल्य पर आधारित क्रिया या परंपरात्मक क्रिया? रैशनल एक्शन, इवेलुएटिव एक्शन, एफेक्चुअल एक्शन या ट्रेडिशनल एक्शन? देखो, हम लोग आधुनिक युग में है, ठीक है, मॉडर्निटी है इस टाइम पर। तो यहाँ पर हम लोग किस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं? साइंस को, है ना। कोई भी चीज़ साइंटिफिक होती है तो ही उसको हम लोग मानते हैं। तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो एक्शन किए जाते हैं, वो कौन से एक्शन किए जाते हैं इस टाइम पे? रैशनल एक्शन किए जाते हैं। ठीक है, तार्किक क्रियाएं की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किससे प्रभावित होकर के वेबर ने हर्मेन्यूटिक्स शब्द की जगह वर्स्टहैंड शब्द का प्रयोग किया? इन्फ्लुएंस्ड बाय whom डिड वेबर यूज द वर्ड वर्स्टहैंड इन द प्लेस ऑफ हर्मेन्यूटिक्स? ठीक है, हर्मेन्यूटिक्स जर्मन स्कूल में यूज़ किया जाता था ये टर्म। ये टर्म भी इसीलिए यूज़ किया जाता था कि अगर आप किसी चीज़ को समझना चाहते हो, किसी फिनोमिना को, किसी घटना को, या किसी ने कोई काम क्यों किया है, उस चीज़ को अगर आप समझना चाहते हो, तो जो एक्टर है जिसने वो काम किया है, ठीक है, या जिसके साथ वो चीज़ हुई है, उसकी जगह पर आप खुद को रख करके देखो और उस चीज़ को फील करके देखो, फिर आपको उस चीज़ की रियलिटी पता चलेगी। इस तरीके की कुछ बात हर्मेनेटिक्स में होती थी। ठीक है, तो हर्मेनेटिक्स की जगह पर वर्स्टहैंड शब्द का इस्तेमाल करते हैं कौन? मैक्स वेबर। ठीक है, और ये जो प्रभाव है, ये किस वेबर ने जो ये चीज़ दिया है, ये किससे इन्फ्लुएंस होकर के दिया हुआ है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन 3 डिल्थे। ठीक है, डिल्थे थर्ड ऑप्शन है आपका, डिल्थे। वर्स्टहैंड एक ऐसी पद्धति है जिसमें अध्ययनकर्ता स्वयं को, वर्स्टहैंड में क्या होता है पूछ रहा है, वर्स्टहैंड में क्या होता है? वर्स्टहैंड इज़ अ मेथड इन विच रिसर्चर कीप्स हिमसेल्फ वेयर, सबसे ऊपर रखता है, क्रिया करने वाले की जगह पर रखता है, सबसे हटकर अध्ययन करता है, मतलब किसी से कोई मतलब नहीं होता, वो अपना स्टडी करता है अलग, या दूसरों को नीचे रखता है। ठीक है, मतलब दूसरों पे ध्यान नहीं देता। तो अभी आपको जब मैंने बताया हर्मेनेटिक्स का मीनिंग, और वो भी डिल्थे से प्रभावित होकर के दिया, और हर्मेनेटिक्स की जगह पर ही वर्स्टहैंड शब्द इस्तेमाल किया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बहुत इजीली खुद से दे सकते हो। आपका आंसर होगा सेकंड, क्रिया करने वाले की जगह पर रखता है। ऑन द टॉप मोस्ट, इन द प्लेस ऑफ परफॉर्मर, स्टडीज डिफरेंटली, पुट्स अदर्स डाउन। तो आंसर क्या होगा आपका? सेकंड, इन द प्लेस ऑफ परफॉर्मर या इन द प्लेस ऑफ एक्टर। कोई काम जो कोई कर रहा है, तो उसकी जगह पर रिसर्चर खुद को रख करके देखता है, फिर देखता है कि हाँ क्या हुआ होगा। ठीक है, सामाजिक क्रिया में वर्स्टहैंड का उपयोग क्यों ज़रूरी है? क्वेश्चन इज, वाई इज़ द यूज़ ऑफ वर्स्टहैंड इज़ इम्पॉर्टेंट इन सोशल रिसर्च, वर्स्टहैंड या सोशल एक्शन? सोशल एक्शन को समझने के लिए इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि अगर आप कोई सोशल एक्शन समझना चाहते हो, तो उसमें वर्स्टहैंड मेथड का यूज़ क्यों ज़रूरी है? मैंने आप लोगों को सोशल एक्शन की वीडियो में बहुत डिटेल से बताया हुआ है कि वर्स्टहैंड किस लिए ज़्यादा ज़रूरी है।
ठीक है। वर्स्ट या जो आपके एमसीक्यूज़ के इसके अलावा फर्स्ट और सेकंड पार्ट है ना, तो उसमें शायद वर्स्टहैन के बारे में मैंने आपको बताया कि क्यों वर्स्टहैन को लेकर के आए मैक्स वेबर। ठीक है। जब लोग कह रहे थे कि आप सोसाइटी की स्टडी को करने जा रहे हो, तो उसके जो भी रूल्स लेकर के आओगे वो साइंटिफिक होने चाहिए, तभी हम मानेंगे। ठीक है। तो बहुत सारे सोशोलॉजिस्ट इस तरफ मुड़ गए कि हाँ, सोशोलॉजी जो है साइंटिफिक होना चाहिए, कम्प्लीटली साइंटिफिक। तभी तो उसके रूल्स रेगुलेशंस हम, जैसे साइंस के लॉज हैं वैसे ही इसको, साइंस के लॉज हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, वैसे ही हम सोशोलॉजी के भी लॉज हर जगह अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि वो साइंटिफिक होंगे। तो कुछ सोशोलॉजिस्ट ने कहा कि नहीं, सोशोलॉजी अलग है, इसमें हम इंसानों की स्टडी करते हैं, साइंस में हम सोशल बींग्स की स्टडी नहीं करते हैं। तो इसलिए सोशोलॉजी शुड बी डिफरेंट फ्रॉम साइंस, नेचुरल साइंस। ओके। साइंटिफिक होना चाहिए। साइंटिफिक होने का मतलब क्या है, आप किसी चीज़ की सिस्टमेटिकली स्टडी करो। ठीक है। सिस्टमेटिक स्टडी इज़ द साइंस, है ना। तो आप साइंटिफिक होकर के स्टडी करो, बट बिल्कुल नेचुरल साइंस की तरह करके आप किसी चीज़ की रियलिटी को, सोसाइटी की नहीं समझ सकते। क्योंकि अगर हमारी सोसाइटी में किसी के साथ कोई भी घटना होती है, या किसी तरीके का कोई भी फिनोमिना होता है, या कोई भी इंसान किसी तरीके का सोशल एक्शन करता है, तो उसके पीछे ज़रूरी नहीं है कि जो रीज़न आप सोच रहे हो वही रीज़न हो। ठीक है। कोई भी रीज़न हो सकता है किसी चीज़ को करने का। आपने नॉर्मल भाषा में लोगों को कहते सुना होगा, किसी ने अगर किसी ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, है ना, किसी कोई नाराज़ हो गया, तो दूसरा क्या कहेगा, मैंने ऐसा किया ज़रूर है, बट मेरा करने का वो इरादा नहीं था, मतलब मैंने किसी और इरादे से किया है। कहने का मतलब, आप जो समझ रहे हो चीज़ वैसी हो ज़रूरी नहीं होती। तो हर एक इंसान का अलग एक कॉन्टेक्स्ट होता है, हर एक इंसान एक अलग कॉन्टेक्स्ट में चीज़ करता है। ठीक है। कोई गरीबी की वजह से कर सकता है, कोई अपनी गलत आदतों की वजह से कोई काम कर सकता है, या इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है ना सोशियोलॉजी में। इसीलिए अब इसके ऑप्शन को पढ़ो, समझ में आएगा कि वर्स्टहैन का उपयोग किस लिए ज़रूरी है। वर्स्टहैन का मतलब समझ गए ना, चीज़ों को, चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग करना। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में जो हर्मेनेटिक्स का मीनिंग समझाया था ना, वैसा ही कुछ वर्स्टहैन का मीनिंग होता है। इसका एक डिटेल वीडियो आप लोगों को देने वाली हूँ, तो सारे लिंक्स आपको इसके डिस्क्रिप्शंस में मिलते जाएंगे वीडियो के, देखते रहिएगा। ठीक है। प्राणी शास्त्रीय तरीका है वर्स्टहैन, या तार्किक क्रिया है, या सामाजिक व्यवहार व्यक्तिनिष्ठ होते हैं इसलिए, यह एक प्राकृतिक विज्ञान का सिद्धांत है इसलिए। ठीक है। This is a biological method. This is a logical action. Social behavior is subjective. It is a principle of natural science. अब देखो, अभी इतनी सारी बातें बताई, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो फोर्थ आराम से ऑप्शन रिजेक्ट कर सकते हो आप। नेचुरल साइंस नहीं है। नेचुरल साइंस मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, वो तो नहीं है ना सोशोलॉजी। प्राणी शास्त्रीय तरीका है मतलब बायोलॉजिकल मेथड है, बिल्कुल नहीं, हमने तो नेचुरल साइंस से बिल्कुल डिफरेंट कर दिया इसको, है ना। तो फर्स्ट सेकंड तो आराम से एलिमिनेट कर सकते हो आप दोनों ऑप्शंस को, है ना। ये जो इंग्लिश में लिखा हुआ है कि बायोलॉजिकल मेथड है, नेचुरल साइंस है, बिल्कुल नहीं। अब देखो, वर्स्टहैन तार्किक क्रिया है, नहीं, ये तो एक मेथड है ना। अब इसका उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि सामाजिक व्यवहार व्यक्तिनिष्ठ होते हैं, थर्ड आंसर होगा। सोशल बिहेवियर इज सब्जेक्टिव, मतलब सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, चीज़ों का कॉन्टेक्स्ट डिपेंड करता है। ठीक है। किस कॉन्टेक्स्ट में कोई इंसान कोई काम कर रहा है, तो व्यक्तिनिष्ठ का रिलेशनशिप कॉन्टेक्स्ट से होता है किसी इंसान के। ठीक है, समझ गए होगे। निम्नलिखित में से कौन विवेकपूर्ण बोध की बात करता है। रैशनल अंडरस्टैंडिंग, मतलब आप लॉजिकल तो बनो, साथ में एक अलग सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मतलब डीप में जाना पड़ेगा आपको। अंडरस्टैंडिंग की बात का मतलब है कि आपको डीप में जा कर के रियलिटी को पता करना होगा, साथ में लॉजिकल भी होना पड़ेगा। ये नहीं कि आप पूरी तरीके से भावनाओं में बह कर के कोई रिसर्च कर डालो, नहीं, चीज़ों को डीपली समझो बट रैशनैलिटी के साथ। ठीक है। तो आंसर है आपका मैक्स वेबर। ठीक है। कौन विवेकपूर्ण बोध की बात करते हैं,
ठीक है, विवेक पूर्ण की बात हो रही है ना, रैशनल शब्द आया है, तो डिल्थे में कंफ्यूज मत हो जाना कि इन्होंने हर्मेनेटिक्स दिया हुआ है। उसमें भी ये कहते हैं कि लोगों को अपनी जगह पे रख करके देखो, है ना, हर्मेनेटिक्स से जुड़े हुए हैं, दिया नहीं है। देखो, मैक्स वेबर इसका आंसर होगा, क्योंकि मैक्स वेबर ही रैशनल अंडरस्टैंडिंग या विवेकपूर्ण बोध की बात करते हैं। विवेक या रैशनल दोनों शब्द मैक्स वेबर के लिए हमेशा इस्तेमाल हुए हैं। आदर्श प्रारूप की अवधारणा इनमें से किस समाजशास्त्री द्वारा विकसित की है? द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल टाइप वॉज डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सोशोलॉजिस्ट? आइडियल टाइप एक है कॉन्सेप्ट, ठीक है, चीज़ों को स्टडी करने का एक तरीका है। तो आदर्श प्रारूप कहते हैं हिंदी में आइडियल टाइप को। तो ये किस किस सोशोलॉजिस्ट ने इसको डेवलप किया है? रोमन एरो, या कार्ल मार्क्स, या विलियम डिल्थे, या मैक्स वेबर? आंसर इज फोर्थ, मैक्स वेबर का है आइडियल टाइप, हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने कहा है कि सत्ता ही वह प्रमुख आधार है जो विभिन्न समूहों को उनके सदस्यों के बीच स्थापित होने वाले संबंधों की प्रकृति का निर्धारण करता है? ठीक है, हु हैज सेड दैट? पावर लिखा हुआ है, यहाँ पे अथॉरिटी होगा। अथॉरिटी इज द मेन बेसिस विच डिटरमाइंस द नेचर ऑफ रिलेशनशिप टू बी एस्टैब्लिश्ड बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स एंड देयर मेंबर्स। मतलब सोसाइटी में किस टाइप की अथॉरिटी है या सत्ता है, वो अगर हम पता कर लें तो हम सोसाइटी में जो लोगों के बीच में, सोसाइटी के मेंबर्स के बीच में रिलेशनशिप के नेचर को हम पता लगा सकते हैं। ठीक ठीक है। अथॉरिटी बहुत बड़ा टॉपिक है, उसका डिटेल वीडियो अगर आप लोग सुन लेते हो तो ये क्वेश्चन आराम से समझ जाओगे। ठीक है, अगर अभी नहीं समझ में आ रहा है तो मतलब अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग टाइप के अथॉरिटीज़ पाए जाते हैं। ठीक है, अलग अलग समाज में अलग अलग तरीके की सत्ता पाई जाती हैं। और अगर आपने सत्ता का टाइप पता कर लिया कि किस सोसाइटी में किस टाइप की सत्ता है, तो आप लोग ये भी पता लगा सकते हो कि लोगों के आपस में रिलेशनशिप्स कैसे हैं। ठीक है, तो इस तरीके की कुछ बात किसने कही है? टैलकॉट पार्सन्स ने कही है, मैक्स वेबर ने कही है, कार्ल मार्क्स ने कही है, परेटो ने कही है? सीधा सा जवाब है, सत्ता के 3 प्रकार बताए हैं मैक्स वेबर ने, और वो ही ऐसी बात करते हैं। तो आंसर होगा आपका सेकंड ऑप्शन। ठीक है, मैक्स वेबर। ये जो क्वेश्चन है ना आपका, इसको मैं अभी नहीं समझाऊंगी, आप लोग वो डिटेल्ड वीडियो देख लीजिएगा, पावर एंड अथॉरिटी वाला। ठीक है, पावर एंड अथॉरिटी है मैक्स वेबर का कॉन्सेप्ट कहेंगे इनका, जो जो भी इन्होंने डिटेल में बताया है पावर एंड अथॉरिटी के बारे में, तो वो चीज़ है। ठीक है, तो उसी से जुड़ा हुआ ये सवाल है। शक्ति का रूप जब क्या हो जाता है तब इसे सत्ता कहते हैं? When the form of power becomes what, then it is called authority। ठीक है, अथॉरिटी बाद में होता है, पावर पहले होता है। तो ये इस क्वेश्चन से आप ये चीज़ समझ सकते हो कि जो अथॉरिटी होता है ना, जो सत्ता होती है, वो शक्ति का ही एक रूप होता है। शक्ति में कुछ ऐसे बदलाव होते हैं जिससे वो बाद में क्या बन जाता है? सत्ता बन जाता है। पावर में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिसके बाद वो अथॉरिटी बन जाता है, अथॉरिटी। ठीक है, तो बताओ किस टाइप का चेंज होता है? विध्वंसकारी होता है, प्रकार्यात्मक होता है, संस्थात्मक होता है, या गत्यात्मक होता है? डिस्ट्रक्टिव, फंक्शनल, इंस्टीट्यूशनल, या डायनेमिक? याद रखना, बिल्कुल रट लो। ठीक है, ये पूरा स्टेटमेंट, थर्ड ऑप्शन आपका सही है, इंस्टीट्यूशनल। शक्ति का रूप जब संस्थात्मक हो जाता है तब वो सत्ता कहलाता है। व्हेन द पावर बिकम्स इंस्टीट्यूशनलाइज्ड देन इट इज़ कॉल्ड अथॉरिटी। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजा का बेटा राजा बनता है, यह कथन किस प्रकार की सत्ता का उदाहरण है? द स्टेटमेंट द सन ऑफ अ किंग बिकम किंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ अथॉरिटी? देख लो, सेंटेंस है ना। वैधानिक सत्ता, परंपरागत सत्ता, सर्वोच्च सत्ता, या चमत्कारिक सत्ता? लीगल अथॉरिटी, कैरिस्मेटिक अथॉरिटी, सुप्रीम अथॉरिटी, या कैरिस्मेटिक अथॉरिटी? राजा का बेटा अगर राजा बने तो कौन सी सत्ता है समाज में?
देखो पहली बात तो ये सत्ता के 3 प्रकार बताए हैं और यहाँ पर 4 टाइप की सत्ता लिखी हुई है ना, तो मुझे ऑप्शन में बताओ इसमें से कौन सी सत्ता मैक्स वेबर ने नहीं बताई है? इसमें से कौन सी अथॉरिटी है जिसके बारे में मैक्स वेबर बात ही नहीं करते हैं? ठीक है, अब इसका आंसर बताते हैं। अगर किसी सोसाइटी में हेरिडेटरी मिल रही है किसी को पावर या अथॉरिटी, तो मतलब सोसाइटी में कौन सी टाइप की सोसाइटी होगी वो आप लोग खुद समझ लो। राजा का बेटा राजा बन रहा है ना, मतलब हेरिडेटरी हो रहा है, आनुवंशिक हो रहा है। तो यहाँ पर लीगल तो होगा ही नहीं, वैधानिक तो होगा ही नहीं। जो लीगल चीज़ होती है, अगर आपको वैधानिक सत्ता प्राप्त करनी है तो आपको पहले अपने आप को प्रूव करना होगा कि आप अच्छे हो, आप बेस्ट हो, आप लायक हो। ठीक है, चमत्कार नहीं होगा। ठीक है, सर्वोच्च सत्ता नहीं होगी, परंपरागत होगी। ठीक है, सेकंड आंसर है। इसमें कौन सा है आपका? इसमें कैरिस्मेटिक 2 बार लिखा हुआ है। ट्रेडिशनल अथॉरिटी। ठीक है, हिंदी में परंपरागत सत्ता, इंग्लिश में। ठीक है, ट्रेडिशनल अथॉरिटी आंसर होगा आपका, ट्रेडिशनल अथॉरिटी। वेबर ने सत्ता के कितने प्रकार बताए हैं ये आप लोग मुझे बताओ। ठीक है, ज़रूर बताओ, तो मुझे पता चलेगा ना कि आप लोग वीडियो देख रहे हो और पार्टिसिपेट कर रहे हो। ठीक है, रिस्पॉन्स भी किया करो, वरना मन नहीं करता है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने का जब कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता है। तो महात्मा गांधी की सत्ता किस तरीके की सत्ता के अंतर्गत आती है? देखो इतना सारा एक्सप्लेन करती हूँ, अगर आप लोग ध्यान से सुनते जा रहे होगे ना तो सब आंसर खुद से कर सकते हो। वीडियो पॉज कर लिया करो, क्वेश्चन पढ़ा करो और खुद से आंसर दिया करो, उसके बाद मेरा आंसर सुना करो, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर होंगी, बहुत ज़्यादा, तुरंत लर्न भी हो जाएंगी। ठीक है, महात्मा गांधी की सत्ता किस तरीके की सत्ता है? व्हाट काइंड ऑफ अथॉरिटी होगा यहाँ पे? अथॉरिटी डज महात्मा गांधी इस महात्मा गांधी इस पावर कम अंडर, बड़ा अजीब सा ट्रांसलेशन हुआ है, इस सवाल को समझो। महात्मा गांधीज अथॉरिटी इज़ विच काइंड ऑफ अथॉरिटी? ठीक है, महात्मा गांधी की सत्ता किस तरीके की सत्ता है? महात्मा गांधीज अथॉरिटी इज़ विच काइंड ऑफ अथॉरिटी? ठीक है, ऑप्शंस हैं आपके, वैधानिक सत्ता, परंपरागत सत्ता, सर्वोच्च सत्ता या चमत्कारिक सत्ता। लीगल अथॉरिटी, ट्रेडिशनल अथॉरिटी, सुप्रीम अथॉरिटी या कैरिस्मेटिक अथॉरिटी। महात्मा गांधी देखो कैसे थे, पूरी भारत को उन्होंने पूरे भारत को उन्होंने प्रभावित किया है ना अपने कामों से, लोगों को अपने इन्फ्लुएंस में ले आए वो। ठीक है, वो जो भी बोलते थे लोग मानते थे, उनके बहुत सारे फॉलोअर्स थे। महात्मा गांधी जब थे वो अपना काम करते थे, उन्होंने जो अंग्रेज़ों को भगाया तो उसके लिए बहुत ज़रूरी था लोगों का एकजुट होना, संगठित होना। कोई इंसान सोसाइटी में जा कर के बोलेगा कुछ भी तो लोग इतनी आसानी से तो नहीं मानने वाले ना। तो लेकिन महात्मा गांधी जो भी बोलते थे लोग मानते थे, यहाँ तक कि उन्होंने दूसरे देशों में भी अपनी इन्फ्लुएंस दिया हुआ है। ठीक है, तो अ, ये किसी तरीके की लीगल अथॉरिटी या वैधानिक सत्ता नहीं है, और ना ही इसमें कोई परंपरा है, और ना ही सर्वोच्च है। सर्वोच्च सत्ता कौन होता है? भगवान वाला सत्ता होता है। ठीक है, तो इनकी कैरिस्मेटिक अथॉरिटी है, चमत्कारी सत्ता है। ठीक है, याद रखना, फोर्थ है महात्मा गांधी वाला आंसर। ठीक है, एक जिलाधिकारी की सत्ता किस प्रकार की सत्ता के अंतर्गत आती है? कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, द अथॉरिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कम्स अंडर विच टाइप ऑफ अथॉरिटी? पावर नहीं होगा। द अथॉरिटी ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कम्स अंडर विच टाइप ऑफ अथॉरिटी? ठीक है, देखिए लीगल अथॉरिटी जिसमें नियम कानून जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल जो परंपरा से मिलती है, सुप्रीम अभी बता दिया आपको, कैरिस्मेटिक भी आपको समझ में आ गया महात्मा गांधी वाला एग्जाम्पल से। ठीक है, तो नियम कानून के तहत अपने आप को प्रूफ करके कोई इंसान डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना है। ठीक है, तो आंसर होगा वैधानिक या लीगल अथॉरिटी से। ठीक है, नौकरशाही व्यवस्था की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम? ठीक है, या ब्यूरोक्रेसी होगा, ब्यूरोक्रेसी कुछ भी बोल सकते हो, दोनों हो सकता है, ये भी ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम। ठीक है,
लिखित दस्तावेज ब्यूरोक्रेसी में होता है, रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं। पदों का संस्तरण, हायरार्की ऑफ पोस्ट होती है। आप कॉलेज में ही देख लो, एक प्रिंसिपल होता है, दूसरा असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, देन एक प्रोफेसर होता है, प्यून्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं ना। वो बहुत सारे क्या है, डिवीज़न ऑफ लेबर भी बोल सकते हो उसको, और हायरार्की भी बोल सकते हो। डिवीज़न ऑफ लेबर अलग चीज़ हो गई हायरार्की से। हायरार्की में ऊंच नीच का भी बात आ जाती है, ठीक है, अपर लोअर वाली बात। व्यवस्था की निरंतरता होती है, कंटिन्यूटी ऑफ सिस्टम होता है। चीज़ें, लोग अपना अपना काम करते रहते हैं आराम से, सही से, ठीक है, तो चीज़ें कंटिन्यू रहती हैं, ठीक है। अगर एक इंसान अकेले काम करेगा तो चीज़ें हो सकता है कुछ समय बाद थम जाएं। लेकिन ब्यूरोक्रेसी में लोग लोग बाध्य भी होते हैं अपना काम जो भी उनको मिला है वो परफेक्टली करने के लिए, ठीक है। फोर्थ है आपका विशेष आर्थिक लाभ, स्पेशल इकोनॉमिक बेनिफिट। तो नौकरशाही में ऐसा कुछ नहीं होता कि विशेष आर्थिक लाभ मिले किसी को। कोई अपने खास आर्थिक लाभ के लिए काम नहीं करता है, स्पेशल इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए काम नहीं करता, ठीक है। तो ये नौकरशाही की व्यवस्था नहीं है, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, फोर्थ। विशेष आर्थिक लाभ के लिए कौन काम करते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट, पूंजीपति, ठीक है, जो उद्योग लगाते हैं, जो कोई बिजनेस करते हैं, ठीक है। तो अपने लाभ के लिए वो लोग काम करते हैं। वो लोग ये नहीं देखते कि दूसरों का कुछ फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उनको उनको सिर्फ़ और सिर्फ क्या दिखता है कि किस तरीके से मैं सबसे ज़्यादा पैसे कमाऊँ, ठीक है। हु वर द फाउंडर्स ऑफ जर्मन सोशोलॉजिकल सोसाइटी। जर्मन समाजशास्त्री समाज के संस्थापक कौन कौन है। इसका आंसर जो है आपका ऊपर, सॉरी, फर्स्ट सेकंड जो वीडियोस है ना उसको देख लीजिएगा, उसमें बताया हुआ है। तो इसका आंसर आप लोग मुझे खुद से दीजिए। वीडियो कैसा लगा, कुछ समझ में नहीं आया हो तो बता देना, अच्छे लगा, समझ में आया तो वो भी बता देना, ठीक है। पार्टिसिपेट करो ताकि और भी वीडियोस मिले आप लोगों को, और बाकी वीडियोस चाहिए कि नहीं ये भी बता देना, ठीक है। ओके, टेक केयर।